हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो आपको कुछ पढ़ाए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ाया था सबसे पहले कि असेसमेंट ऑफ हेल्थ एंटिटीज़ में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। पहले कंपनी देखेंगे, कंपनी के बाद में एक आता है सिक्योराइजेशन ट्रस्ट एंड इट्स इन्वेस्टर्स। उसके बाद है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो आता है। इन्वेस्टमेंट फंड और यूनिट होल्डर। उसके बाद इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है आपका, फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें आता है, म्यूचुअल कंसर्न का, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। उसके बाद में रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट जो रजिस्टर और डेवलप इंडिया में होता है, जैसे 15 BB एफ में है। और उसके बाद में आपका जो है जीडीआर परचेज इन फॉरेन करेंसी या कैपिटल गेन ट्रांसफ़र होता है, जीडीआर तो 115 एसवीए में। उसके बाद हमने देखा आपको लिखवाए थे कि जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको जो ट्रांसफ़र करते हैं इनकम आता है तो 115 BBG में। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का इंसेंटिव देखेंगे, IFC का, IFSC। और लास्ट में बताते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट आपको हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी हम शुरू किए थे, तो कंपनी में सबसे पहले हम बताएंगे कि कंपनी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डोमेस्टिक कंपनी, एक होता है फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी बोले थे, बाद में बताएंगे फॉरेन कंपनी। और फिर डोमेस्टिक कंपनी बताए थे कि डोमेस्टिक कंपनी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले रेट ऑफ टैक्स था, उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, उसके बाद एडिशनल इनकम टैक्स जो डोमेस्टिक कंपनी का होता है देना पड़ता है जब बाईबैक करता है, अपना ही शेयर खरीद लेता है तो। और लास्ट में था कि शिपिंग बिजनेस होता है, स्पेशल प्रोविजंस इंडियन कंपनी का। तो रेट ऑफ टैक्स आपको बता दिए थे कि रेट ऑफ टैक्स जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जनरल रेट ऑफ टैक्स होता है, एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होता है। जनरल रेट ऑफ टैक्स जो है सबसे पहले बताए थे कि आपका 25% और 30% होता है। जो 25% बता दिए थे कि यहाँ प्रीवियस ईयर 2021 में अगर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ तो आपका जो है 25% नहीं तो 30% लगेगा। और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में बताए थे कि अगर कोई एसएससी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी अगर चाहता है कि वो नॉर्मल प्रोविज़न में ना जाए, जनरल रेट ऑफ टैक्स ना पेमेंट करे, तो वो स्पेशल प्रोविज़न को ऑप्ट कर सकता है। उसमें था 115BAA, 115BAB। 115BAA में था कि आपका रेट ऑफ टैक्स 22% और आपका 10% सरचार्ज, 4% HEC। और 115BAB में था आपको 15% और 10% सरचार्ज और 4% HEC। ये पढ़े थे आपको। उसके बाद बताया था कि 115BAA में क्या क्या होता है। तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी होता है, ठीक है, अगर कोई भी इनकम 115BAA का है तो आपको वही परसेंट लगेगा, 22%, 10 और 4, 22 + 10 + 4। अगर इनकम अगर अदर देन 115BAA का है, चैप्टर 12 का है, वैसे अदर सोर्स का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम अगर 115BAA ऑप्ट करता है कोई कंपनी, उसका अगर इनकम अदर सोर्स से भी हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी हो रहा है, तो उस केस में आपको जो है 22% और 10% और 4% आपको देना है, ठीक है। और चैप्टर 12 का कोई इनकम है, जैसे कि 111A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112 में 120% और 112A में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ओरिएंटेड जो था या इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 लाख से ऊपर होता है तो टैक्सेबल होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% लगता है। और STCG में वही इक्विटी ओरिएंटेड फंड और इक्विटी शेयर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो है 15% लगता है। तो वही जो वो वाला चैप्टर 12 का वाला 111A का जो इनकम है उसका जितना रेट है प्लस 10% प्लस 4% आपको लगेगा, ठीक है। और लास्ट में था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर नॉन डिप्रेसिबल एसेट है तो उसका भी वही है, 22% और 10% और 4% था। ये तो बता दिए थे आपको। उसके बाद में 115BAA में क्या था कि आपको मैट अप्लीकेबिलिटी नहीं होता, उसको मैट नहीं देना होता है, मैट नहीं देना है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उसको नहीं लगेगा। और कोई भी अगर क्रेडिट है लास्ट ईयर का, कोई भी अगर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मैट का क्रेडिट है तो अगर ऑप्ट कर लिया तो यूटिलाइज नहीं कर सकता। इससे अच्छा होगा कि आप पहले यूटिलाइज कर लीजिए तब ऑप्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्ट करने का ऑप्शन कभी भी है, बाद में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि पुराना कंपनी होता है कोई भी डोमेस्टिक कंपनी। 115BAA में, ठीक है, इसमें कुछ डिडक्शन था जो नॉर्मल प्रोविज़न में मिलता था। जैसे आप अगर
25% 30% का टैक्स पेमेंट करें तो आपको डिडक्शन आपको मिलता है। जो 115 बी AA का ऑप्शन ऑप्ट कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे आपको बताए थे कि 10 AA CH का जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। 33 AB रबर टी कॉफ़ी का अगर प्रोडक्शन करते हैं तो 40% का प्रॉफिट और लॉस का जो है नाबार्ड में अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कंडीशन है, तो 40% डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद में 33 ABA मतलब कि आपका जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो आपको अगर कोई सेबी में अमाउंट को कंडीशन था कि आप डिपॉजिट कर देते हैं तो 20% प्रॉफिट गेन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो पहले 10 AA का नहीं मिलेगा, 33 AB का नहीं मिलेगा, 33 ABA का नहीं मिलेगा, फिर 35 AD का नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन कुछ शुगर केन, बी वैक्स, हनी का ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निकालते हैं हनी, तो उसमें जो 100% डिडक्शन मिलता है, जो इसमें नहीं मिलेगा आपको 35 AD। उसके बाद 32(1)(2) था, 2A था और 3 था, जिसमें कि अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी का, कंपनी का या रिसर्च एसोसिएशन में करते हैं ताकि साइंटिफिक रिसर्च कर सके, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए या सोशल साइंस के लिए, तो डिडक्शन मिलता था। नॉर्मल प्रोविज़न में इसमें नहीं मिलेगा। 33 AA अगर नेशनल लेबोरेटरी और IIT को अगर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो डिडक्शन 100% मिलता था, मिलेगा आपको नॉर्मल प्रोविज़न में, जो इसमें नहीं मिलेगा। और 33 2AB अगर कंपनी को इन हाउस रिसर्च करती है तो 100% डिडक्शन उसको पहले नॉर्मल प्रोविज़न मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा। फिर आता है कि आपका डिडक्शन 80 चैप्टर 6A में 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिससे 3 को छोड़ के 80JJAA और 80M 80LA। फिर था कि एडिशनल डिप्रिसिएशन जो था 32(1)(2A का, ठीक है, जो 20% डिडक्शन लगता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी, जो है न्यू प्लांट मशीनरी है, तो आपको 20% मिलता था डिप्रिसिएशन, वो नहीं मिलेगा। अगर कोई डिप्रिसिएशन अगर 40% ज़्यादा है, अगर 60 है, 100 है, कुछ भी है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है कि आपको 40% तक ही डिप्रिसिएशन अलाउंसेस मिलेंगे। कोई भी डिडक्शन बताए हैं उसको डिडक्शन में जितने भी अगर लॉस होंगे या ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, उसको जो है 115 बी AA का इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते उसको। और आपको बताया है कि ये पुराना भी कंपनी है, तो जो भी मैट क्रेडिट इसके पास है पहले यूटिलाइज कीजिए, तो बाद में इसको ऑप्ट कीजिएगा, लेकिन एक बार ऑप्ट कर लीजिए तो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 115 बी AA में क्या था कि अगर आप कब तक ऑप्शन ऑप्ट करना है, तो ये आपको ऑप्ट कर लेना है। सॉरी, कुछ और बता, रिडक्शन में था 35 CCC और CCD एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट और आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसका भी डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद में है कि जैसे कि आपका जो भी डिडक्शंस था इसमें, जो सेटअप ऑफ लॉस और अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन था, जो भी बताए हैं डिडक्शन में, तो 115 बी AA का इनकम से आपको सेटअप नहीं कर सकते हैं। ये था 115 बी AA में था, ठीक है। अब आइए 115 बी AB में, 115 बी AB में आइए। 115 बी AB में है क्या कि अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई पावर जनरेशन कंपनी नया है तो उसके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप इसको सेटअप ये जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या पावर जनरेशन कंपनी है, ये इसको आपको सेटअप करना है 1/10/2019 को या उसके बाद, और 31/3/2024 को या उससे पहले आप उसको कमेंस कर सकते हैं, कमेंस करना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपको इसका प्रोविज़न का लाभ आप ले सकते हैं, ठीक है। 115 BAB का ये हो गया। इसमें क्या है कि आपको वेरी फर्स्ट ईयर आप इसको ऑप्ट करना पड़ेगा, जिस साल सेटअप हुआ उसी साल इसको ऑप्ट करना है, ठीक है। देखिए 115 बी AA और 115 BAB ये दोनों में क्या है, ऑप्शन कब तक कर लेना है, तो जब रिटर्न फाइल करते हैं 115 बी AA का बात करते हैं, ये 115 बी AA में जब रिटर्न फाइल कर का डेट रहता है 139(1) में ड्यू डेट होता है, उसको उस डेट को या उससे पहले तक आपको ऑप्ट कर लेना है। 115 BAB में क्या वही है, तो नया कंपनी है तो सबसे फर्स्ट बार रिटर्न जो आप फाइल कीजिएगा उस डेट तक या उससे पहले तक उसका जो ड्यू डेट है आपको ऑप्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। 115 BAB में आप तो बता दिए कंडीशन क्या था कि आपको 1/10/2019 को या उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग या सेटअप करना है या रजिस्टर करना है, और 31/3/2024 को या उससे पहले आपको कमेंस कर लेना है बिजनेस को। लेकिन ये रिवीजन चल रहा है, आपको लगा सर कि सर मतलब
बोलते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। लास्ट वीडियो आप देखिए, आप सारा पढ़ा चुके हैं, लास्ट वीडियो में यही सबको रिवाइज कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो आप बात, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे या मेरा लास्ट वीडियो को आप गो थ्रू किए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 115 BEES पढ़ा दिए थे, 115 BAB रिवीजन करें। 115 BAB में क्या है वो कंडीशन बता दिए। मैट क्रेडिट है तो आपको मैट क्रेडिट इसमें आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट क्रेडिट जो है आपको पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जिस साल सेटअप होता है उसी साल में आपको मतलब कमेंस कर देना है। जिस साल में आपको सेटअप करना है, ठीक है, उसी साल में आपको ऑप्ट कर लेना है 115 BAB। तो मैट क्रेडिट आपको जो भी होगा वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। अब आता है डिडक्शन का। इसमें डिडक्शन सेम वही चीज़ है जो बताए हैं, 10 AA का, 33 AB का, ABA का, 32 2A का, 35 AD का, 35 1 2 2 3 का, 35 2 AA, 35 2 AB। उसके बाद में 80C से लेकर 80U तक, 80 JJA, 80 AM को छोड़ के बाकी सबको आपको 35 CC CCC, 35 CCD 40% का डेप्रिसिएशन तक मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी सेटअप ऑफ लॉस या कोई भी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जितना डिडक्शन बताए हैं इस सब का है तो 115 BAB का इनकम से सेटअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 115 BAB में इतना आपको हम लाभ बता दिए थे। और ऑप्ट का ऑप्शन कब है, ये ऑप्ट कर लेना है। ये ऑप्ट तो बता दिए थे कि इसका जो ड्यू डेट होता है रिटर्न फाइल करने का 139(1) में, वो ड्यू डेट को या उससे पहले आपको ऑप्ट कर लेना है। ये बताए थे 115 BAA और BAB में। फिर उसके बाद में आप बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट क्या होता है, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक कंपनी में बताए थे, तो अब क्लियर से बताते हैं कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता क्या है और किस किस पे अप्लीकेबल होता है। देखिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट अप्लीकेबल होता है कंपनी पे होता है, ठीक है, ओनली ऑन कंपनी, अप्लीकेबल टू कंपनी ओनली, ठीक है। अब किस किस कंपनी को अप्लीकेबल होता है, ये होता है डोमेस्टिक कंपनी को अप्लीकेबल किसको किसको होगा, अप्लीकेबल किसको किसको होगा, अप्लीकेबल टू, ठीक है, अप्लीकेबल टू किसको किसको होगा, तो डोमेस्टिक कंपनी को होगा अप्लीकेबल, फॉरेन कंपनी होगा, कोई भी कंपनी है उसको अप्लीकेबल होगा, गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल ये है। अब किस किस को अप्लीकेबल नहीं होगा, नन अप्लीकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नॉन अप्लीकेबल किसको नहीं अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल जो है सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें 115B जो बताए हैं कि AA 115 BAA और 115 BAB को अप्लीकेबल नहीं होगा। कंपनी जो है कैरिंग कर रहा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, उसको अप्लीकेबल नहीं होगा 115B में, ठीक है। अब कुछ है जो फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी को भी नहीं, फॉरेन कंपनी को तो अप्लीकेबल है लेकिन कुछ ऐसा फॉरेन कंपनी जिसको अप्लीकेबल नहीं होता है। फॉरेन कंपनी अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें क्या है, दो कंडीशन है, इसमें दो केस है। फॉरेन कंपनी इज रेसिडेंट of a country which has
DTA with India और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्रीमेंट with such country under double taxation relief अंडर सेक्शन 90A। इसमें था 90। एक फॉरेन कंपनी है जो कि रेसिडेंट है उस कंट्री का, जिस कंट्री का रेसिडेंट है उसका डीटीए एग्रीमेंट है किसके साथ में, इंडिया के साथ में है, या अपना इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्रीमेंट किया उस कंट्री के साथ में डबल टैक्सेशन रिलीफ का 90A में। तो इसका कंडीशन क्या है, सच फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। सच फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव परमानेंट इन इंडिया, तब जाके अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा कंपनी है फॉरेन कंपनी इज रेसिडेंट of a country which has not agreement as ये 1 है ये 2 है as given in 1। मतलब फॉरेन कंपनी उस कंट्री का रेसिडेंट है जिसका एग्रीमेंट वो नहीं है, डीटी एग्रीमेंट नहीं है, डबल टैक्सेशन रिलीफ का एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको भी लागू नहीं होगा जब सच कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स। बात समझिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स किस पे अप्लीकेबल है पहले वो देखते हैं। तो वो डोमेस्टिक कंपनी को भी होता है अप्लीकेबल, फॉरेन कंपनी को भी है, गवर्नमेंट कंपनी को है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी को है, सबको मैट अप्लीकेबल है। लेकिन अप्लीकेबल टू कंपनी ओनली, सिर्फ कंपनी को होता है। कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी हो सकता है, फॉरेन कंपनी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन कंपनी, किस को नहीं होता है। तो जो कंपनी जो 115BAA या 115BA भी ऑप्ट किया है उसको अप्लीकेबल नहीं है, नॉन अप्लीकेबल। वैसा कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है 115B में, उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। और फॉरेन कंपनी उसको भी नहीं है, कुछ कंडीशन है। अगर उस फॉरेन कंपनी किसी भी कंट्री का रेसिडेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हुआ, उस कंट्री का रेसिडेंट है कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है, इंडिया, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, कोई भी कंट्री का अगर वो फॉरेन कंट्री रेसिडेंट है, ठीक है, और वो कंट्री का एग्रीमेंट इंडिया से किया हुआ है, कौन सा एग्रीमेंट, डीटीए एग्रीमेंट, ठीक है, डीटीए एग्रीमेंट किया हुआ है, या अपना इंडियन का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक एग्रीमेंट किया है उस कंट्री से अंडर डबल टैक्सेशन रिलीफ जो 90A में है, तो अप्लीकेबल नहीं होगा फॉरेन कंपनी को मैट, जब उस फॉरेन कंपनी का कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, तो कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो फॉरेन कंपनी जो अमेरिका का तो है एग्जाम्पल के रूप में, रेसिडेंट तो है, लेकिन इंडिया के साथ में कोई डीटी एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी अप्लीकेबल उस पर नहीं लगेगा। कब, जब वो उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब किसी भी लॉ में कोई रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में फॉरेन कंपनी को अप्लीकेबल नहीं होगा। और एक और कंडीशन था कि
एक और कंडीशन है जो आपका दिया हुआ है, कि ये फॉरेन कंपनी का ही है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है फॉरेन कंपनी का, तीसरा है जो यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा है फॉरेन कंपनी का, तीसरा कि फॉरेन कंपनी हुज इनकम इज टोटली फ्रॉम profit and gain from business under section 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB and ऑफर टैक्स अंडर प्रिजम्पटिव रेट। प्रिजम्पटिव रेट का मतलब हो गया रेट बोले तो, और स्पेशल रेट। नॉन अप्लीकेबल किसको होगा 115B का 115BAB का वो कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है 115B में, वैसा फॉरेन कंपनी जो किसी कंट्री का रेसिडेंट है और उसका इंडिया के साथ में DTA एग्रीमेंट है या डबल टैक्सेशन रिलीफ का एग्रीमेंट है, तो वो जो है फॉरेन कंपनी को मैट एप्लीकेबल नहीं होगा जब वो उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, या उस कंट्री का रेसिडेंट है लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन उसको कोई रजिस्ट्रेशन करना है होते नहीं किसी भी लॉ में, तो उसको भी एप्लीकेबल मैट नहीं होगा। और वैसा फॉरेन कंपनी जिसका जो इनकम है पूरा आ रहा है प्रॉफिट एंड गेन से, बिजनेस से आ रहा है, ठीक है, और 44B में आ रहा है, 44BB में आ रहा है, BBA में आ रहा है, BBB में आ रहा है, ठीक है, और वो टैक्स रेट जो दे रहा है वो फॉरेन कंपनी वो प्रिजम्पटिव रेट पे दे रहा है, जो पढ़िएगा आपको पढ़ाएंगे PGBP में, ठीक है, तो आपको प्रिजम्पटिव रेट पे दे रहा है, स्पेशल रेट पे दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं कि वैसा फॉरेन कंपनी जिसका इनकम इंटायरली जो है कहाँ से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, 44B में, 44BB में, 44BBA में, 44BBB में, और वो जो रेट दे रहा टैक्स रेट है उसका लगेगा उस पर, वो प्रिजम्पटिव रेट पे लगेगा, तो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि मैट किसको किसको अप्लीकेबल है और किसको किसको अप्लीकेबल नहीं है। ओके, चलिए।